उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 राजनीति विज्ञान, इसका प्रश्न पत्र जो आज आयोजित हुआ था उसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अंदर पहला है, शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़ी प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट है, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है जनवरी 1993। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साफ्ट कब प्रभावी? तो इसका सही उत्तर है 2006। नेक्स्ट है, 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो इसका सही उत्तर है वियतनाम। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण है वस्तु प्रवाह, विचार प्रवाह, पूंजी प्रवाह? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण के अंदर इन तीनों का ही मुख्य रूप से प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो वैश्वीकरण के अंदर सबसे ज्यादा भूमिका रहती है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी संचार एवं प्रौद्योगिकी। बहुत सही। आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर 1953 ऑप्शन में नहीं है, इसका 1954। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे? तो इसका सही उत्तर है के एन राज। के एन राज इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर है 1956। नेक्स्ट, निम्न में से वार्सा पैक्ट का समर्थक देश था? इसका सही उत्तर है सोवियत संघ। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की? इसका सही उत्तर है 25 जून 1975। नेक्स्ट, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1967। नेक्स्ट, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना? इसका सही आंसर है 1963। नेक्स्ट है, 1979 से 1985 के मध्य असम में किस देश की घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया? इसका सही उत्तर है वीपी सिंह। नेक्स्ट है, बानसेप का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1978। अब नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर जो पहला है, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1977 की बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर। दूसरी रिक्त स्थान है, इसमें एक सिंधु जल संधि। नेक्स्ट है, 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा चर्चिल ने हस्ताक्षर किए। तो इस रिक्त स्थान में आएगा चर्चिल। नेक्स्ट है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरुद्ध और एक विश्वव्यापी मंच है। तो इसका है वर्ल्ड सोशल फोरम WSF। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 के अंदर। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन। फिर है नेक्स्ट है, अति लघुत्राग। इसके अंदर पहला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब एवं किस घोषणा पत्र के हस्ताक्षर से हुई? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की विदेश व रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है? इसका एक कारण है, यूरोपीय
संघ की विदेश और रक्षा मामलों में आपस में इनमें संतुलन नहीं, ये एक राय नहीं, विदेशी मामलों में एक राय नहीं है। और इसका एक और कारण है कि यूरो मुद्रा को लेकर सभी यूरोपीय संघ के सभी देश एक राय नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसे एक देश का नाम बताइए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते। इसका सबसे बढ़िया उत्तर है नेपाल। दक्षेज का पूरा नाम लिखिए। दक्षेज का पूरा नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है, ईवीएम का पूरा नाम लिखिए। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है, प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्यों? कोई दो कारण बताइए। तो प्रथम आम चुनाव के अंदर भारत की 80% से ज्यादा जो जनसंख्या थी, जो मतदाता थे, वो निरक्षर थे। और दूसरा, उचित संसाधनों का अभाव था और उचित टेक्नोलॉजी का अभाव था। इस कारण वो चुनाव चुनौतीपूर्ण था। नेक्स्ट है, आजादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन से दो मॉडल थे? तो भारत के सामने मॉडल थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी, दूसरा था सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी। भारत ने इन दोनों का मिश्रित रूप अपनाया। नेक्स्ट है, भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहां से लिया? तो भारत ने पंचवर्षीय योजना का जो विकल्प है सोवियत संघ से लिया। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त? जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त। नेक्स्ट है, कांसीराम के दल बहुजन समाज पार्टी में बहुजन से क्या अभिप्राय? इसमें बहुजन से अभिप्राय है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक। इसका उत्तर है। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हेतु किस आयोग ने सिफारिश की? तो इसका सही उत्तर है मंडल आयोग। मंडल आयोग ने इसकी सिफारिश की। नेक्स्ट है, खंड ब लघुतरात्मक प्रश्न, जिसके अंदर जो पहला जो सवाल है यानी चौथा सवाल है, सोवियत संघ एवं भारत के संबंध सदैव मधुर रहे, उपरोक्त कथन के पक्ष में कोई दो उदाहरण दें। उदाहरण दीजिए। तो भारत और सोवियत संघ के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि सोवियत संघ ने हमेशा भारत का साथ दिया है, जैसे कश्मीर का मुद्दा हो या परमाणु परीक्षण से संबंधित हो, क्रायोजेनिक इंजन की बात हो, और भारत ने भी यूक्रेन मुद्दे पर सोवियत संघ का साथ दिया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है, जो सबसे बड़ा है, शीत युद्ध समाप्त हो गया और जो हथियारों की होड़ थी वो समाप्त हो गई और अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया। इस प्रकार कोई दो परिणाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत मालदीव संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत ने हमेशा से इसकी मदद की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो वहाँ पर भारत ने हमेशा से सड़कों के अंदर, बिजली के अंदर भारत ने हमेशा अपना योगदान दिया है। और भारत ने अपनी वहाँ पर वायुसेना भेजकर मालदीव को एक बार बचाया भी था। तो इस प्रकार इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिका पर स्वामित्व का मसला विवादास्पद है। इस कथन को संक्षेप में समझिए। अंटार्कटिका अपने आप में एक साझी संपदा है।
इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ भावी संसाधन होने के कारण बहुत सारे देश है इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कारण ये विवादास्पद है। नेक्स्ट है, जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया? तो जनसंघ की स्थापना 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। जनसंघ एकीकृत अखंड भारत चाहता था, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश चाहता, और ये एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति पर, एक विचारधारा पर आधारित एक संघ था। नेक्स्ट है, भारत की राजनीति में आयाराम गयाराम पर टिप्पणी कीजिए। तो भारत की राजनीति के अंदर आयाराम गयाराम ये दल बदल से संबंधित है। भारत की राजनीति में शुरुआत में एक दल से जीतकर वो दूसरे दल के अंदर चला जाता था। ये हरियाणा से उगती आई है, लेकिन बाद में भारत में संविधान संशोधन के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। 52वां और 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रीव्यू पर से आप क्या अभिप्राय आपका, संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो प्रीव्यू पर रियासतों के उन राजाओं को दिया जाता था जिन्होंने अपनी रियासतों को भारत सरकार के साथ सम्मिलित किया था। तो वीरवर्स राजा महाराजाओं को दिए गए विशेष अधिकार और भत्ते थे, जिसको 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, 1974 में गुजरात के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया? तो 1974 में गुजरात के छात्रों ने जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आंदोलन किया था। इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, 1985 में राजीव लोंगेवाला समझौते कोई दो बिंदु। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाला के बीच समझौते हुए। इसके तहत कुछ पॉइंट है कि जो रावी नदी है, इसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लेकर आपस में जल बंटवारे को लेकर विवाद था, तो इसका सॉल्व आउट किया जाएगा और एक नदी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और एक चंडीगढ़ है वो पंजाब को दिया जाएगा। इस प्रकार के बिंदु इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 1989 के बाद लगातार गठबंधन की राजनीति क्यों प्रभावित रही? तो 1989 के बाद 1989 तक कांग्रेस जो एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी रही थी केंद्र में, वो कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद से लगातार सभी जो राजनीतिक पार्टी उन्होंने गठबंधन बना दिए थे, किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। बाद में 2004 से यूपीए और एनडीए इस प्रकार की सरकारें लगातार काम करती रही। 2014 के अंदर मोदी सरकार को, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन वो भी एक एनडीए की सरकार ही थी। नेक्स्ट, आसियान की संक्षिप्त उपलब्धियां बताते हुए इसकी प्रासंगिकता पर विचार प्रकट कीजिए। आसियान का संक्षिप्त, आसियान का इसमें परिचय देना है कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, और ये 10 देशों का एक संगठन है। इसकी उपलब्धियां, इनकी देशों आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एक दूसरे की मदद करना, सामरिक रूप से एक दूसरे की मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संसाधनों के ऊपर एक दूसरे की मदद करना, इस प्रकार की उपलब्धियां हैं। और प्रासंगिकता यही है कि छोटे छोटे देश हैं आज अपने आप को एक संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत दावा पेश कर रहे। इस कारण आसियान संगठन इस क्षेत्र में आज भी प्रासंगिक है।
या चीन में ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए? तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई। चीन की अर्थव्यवस्था पहले एक तरीके से चीन के अंदर ही थी, इसको दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं किया था। लेकिन चीन ने बाद में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाहर विदेशी व्यापार शुरू किया, खुले द्वार की नीति अपनाई, सेज की स्थापना की, अमेरिका के साथ व्यापारिक रिलेशन शुरू किए। इस प्रकार की चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करना क्यों आवश्यक है? कारणों को स्पष्ट करते हुए विवेचना की। तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करना इसलिए जरूरी है, आज पूरा पर्यावरण है प्रदूषण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुछ इस टाइप का बढ़ रहा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव संसाधनों के लिए, मानवता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसके कारणों पर विवेचना करने इस टाइप के आप इसमें चीज लिख सकते हैं। फिर क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुद्दे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर जापान के शहर में आयोजित हुआ था। वहां पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर उसको कम करने के लिए मुख्य रूप से आयोजित हुआ था। तो मुख्य बात है ये आप इसमें शामिल करते हुए उत्तर लिख सकते थे। वैश्वीकरण के कोई 3 आर्थिक प्रभाव या वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। तो वैश्वीकरण के मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, इस प्रकार के जो प्रभाव है आप इसमें कोई 2-3 लिख सकते हैं। फिर भारत चीन संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। भारत चीन संबंधों के बारे में आपको शुरुआत से ही, चीन के निर्माण से ही, चीन की जो क्रांति थी वहां से लगाकर हिंदी चीनी भाई भाई के साथ पंचशील समझौते का वर्णन करते हुए 1962 के युद्ध का वर्णन करते हुए आप वर्तमान स्थिति के बारे में लिख सकते थे, इसमें लिखना था। फिर भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी। भारत की परमाणु नीति की शुरुआत से लेकर 1974 के परमाणु परीक्षण, 1998 के परमाणु परीक्षण के बारे में लिखते हुए आपको इसके अंदर लिखना था। नेक्स्ट है, मानवाधिकार की आवश्यकता वर्तमान समय प्रासंगिक महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। मानवाधिकार की आवश्यकता वर्तमान समय में मानवाधिकारों के बारे में आपको वर्णन करते हुए लिखना था। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर मानवाधिकारों कुछ सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है, जैसे चीन के अंदर चेचन्या, किर्गिस्तान, या फिर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, या फिर आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं गाजा के अंदर। इस प्रकार की बातों का वर्णन करते हुए आप इसके अंदर लिखना था। फिर सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुरक्षा की पारंपरिक एवं अपारंपरिक अवधारणा की विवेचना कीजिए। सुरक्षा का अर्थ, तो इसमें मुख्य रूप से खतरे से आजादी का वर्णन करते हुए इसके अंदर आपको सुरक्षा की पारंपरिक अपारंपरिक अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो इसके अंदर आप पारंपरिक के अंदर है सुरक्षा, खतरे से आजादी, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो, सैनिक दृष्टि से कोई उसके ऊपर हमला नहीं करे। और पारंपरिक के अंदर खतरे से आजादी के साथ साथ मानवता की सुरक्षा के बारे में भी लिखना था। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? तो भारत के समक्ष तो 3 प्रमुख चुनौतियां थी। एक तो था भारत के लोकतंत्र को स्थापित करना, दूसरा था भारत को अखंड बनाए रखना, तीसरा था समावेशी विकास करना। तो ये 3 मुख्य चुनौतियां थी, इसका आपको वर्णन करना था। फिर है भारत विभाजन के परिणामों की विस्तृत विवेचना। भारत विभाजन के परिणाम, उसके अंदर आपको लिखना था कि पुनर्वास, विस्थापन, भारत पाकिस्तान नाम के 2 नए देश, और इस प्रकार की चीजों का आपको इसके अंदर वर्णन करना था। नेक्स्ट है मानचित्र। भारत, फ्रांस
जापान या म्यांमार, या फिर आपको करना था चीन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जर्मनी। तो इनको आपको विश्व के मानचित्र के अंदर दर्शाना था। धन्यवाद।